नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पीसीएस जीएस एकेडमी में। हम एक नया इनिशिएटिव स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है 15 मिनट डीपीएससी सीरीज। प्रीलिम्स 70 सेकंड के लिए इम्पोर्टेंट है। हम 80% से ज़्यादा चीज़ें हम कवर कर लेंगे। बहुत शॉर्ट वीडियोज़ में आप कभी भी खाली टाइम में इसको देख सकते हो, ठीक है। एक तरीके से बहुत शॉर्ट एंड क्रिस्प होगा, ठीक है। हम आज डिस्कस करने वाले हैं इम्पोर्टेंट रेगुलेटिंग एक्ट्स। और इससे एग्जाम में क्वेश्चन आता है और ये बहुत कंफ्यूजिंग होता है, लेकिन एक ना आप एक सीक्वेंस में इसको समझ लोगे तो इजीली आप इसको रिकॉल कर पाओगे एग्जाम में। कैसे, चलो हम स्टार्ट करते हैं, एक बार देखते हैं। सबसे पहले हमारा देखो, आपको पता होगा कि बैटल ऑफ बक्सर, ठीक है। बक्सर हमारा 1764 में जैसे ही एंड हुआ, ब्रिटिशर्स को पूरी मतलब दीवानी राइट टू कलेक्ट टैक्सेज, ये किसको मिल गया? ईस्ट इंडिया कंपनी को मिल गया। बंगाल, बिहार और उड़ीसा का ये रिच अमीर प्रोविंस उस टाइम हुआ करते थे, ठीक है। अब यहाँ पर इन्होंने इतना पैसा कमाया, लूटा, मतलब एक तरीके से बंदर बाट मचा। कोई यहाँ प्राइवेट ट्रेड, इलीगल ट्रेड कर रहा है, पैसा कमा के इंग्लैंड में जा रहे हैं। वहाँ से देख के ब्रिटिशर्स इनको जेलस फील कर रहे हैं कि भाई कैसे कैसे करके ये उनको नवाब वो कहा जाता था, डिसलॉयल उनको, मतलब अलग अलग तरीके से उनको ना उसकी चोर की निगाहों से देखा जाता था। और उन लोगों ने भी कोशिश किया कि भाई हमें भी कुछ ना राइट मिल जाए इंडिया से ट्रेड करने का, कि हम भी क्या कर पाए, खूब पैसा कमा पाए, ठीक है। तो यही सारा पावर टसल चलेगा पूरा। आप ये देखोगे ना 1858 तक यही चलेगा। इंग्लैंड के जो पार्लियामेंटेरियंस होंगे, सांसद, उनकी और सरकार से आपस में ना वो खींचातानी इसीलिए चलेगी कि भाई हमें भी राइट दो, हमें भी एक ट्रेड करने का वो दो, ठीक है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं ठीक 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से, ठीक है। और यहाँ पर ये पहला ऐसा एक्ट था जिसने क्या किया, ईस्ट इंडिया कंपनी को, ठीक है, क्या कर दिया, एक तरीके से सुप्रीम बॉडी बना दिया, सबसे पावरफुल सेंट्रलाइजेशन, मतलब केंद्रीकरण शक्तियों का, ठीक है। अब इसमें पहली बात तो क्या किया, जो बंगाल में गवर्नर बंगाल का हुआ करता था उसको बोल दिया गया कि भाई अब आपको बोला जाएगा बंगाल का गवर्नर, जो गवर्नर, ठीक है, जनरल ऑफ बंगाल, ठीक है, बीजेपी आपको याद रखना है, ठीक है। और यहाँ पर ना सेंट्रलाइजेशन, केंद्रीकरण पीक पे था। क्यों? क्योंकि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को ये बोल दिया गया कि भाई अब तुम देखो, बंगाल तो देख ही रहे हो, ठीक है, बॉम्बे भी देखोगे, मद्रास भी देखोगे, ठीक है। यहाँ पर 1774 में एक कोलकाता, ठीक है, कोलकाता हाई कोर्ट का मतलब सुप्रीम कोर्ट एक एस्टैब्लिश किया गया, ठीक है, कोलकाता में। यहाँ पर 4 जज होंगे और एक सीजीआई होगा, मतलब 3 जज और एक सीजीआई होगा। और उस पहले सीजीआई का नाम था, ठीक है, तो फर्स्ट हमारा सीजीआई कौन था भाई? एलिजा एम्पली, बताना आप इसमें देख के, चलो मैंने खैर बता ही दिया, ठीक है। अब यहाँ पर क्या कर दिया, इतने ये लालची हो गए थे ये ट्रेडर्स, ये खूब पैसा छाप रहे थे, तो यहाँ पर बोल दिया कि भाई अब प्राइवेट ट्रेड आप नहीं करोगे, ठीक है, ब्लैक मनी बहुत कमा लिया तुम लोगों ने, ठीक है। इसमें कुछ कमी भी थी, तो इसको वो करने के लिए एक ना अमेंडमेंट चेंज किया गया इसमें, और उस चेंज को ना 1781 में वो लाया गया, ठीक है। यहाँ पर ये बोला गया बक्स में क्या क्या इसमें प्रॉब्लम थी उसको फिक्स करें। पहली बात तो ये बोला गया कि भाई आपका पावर क्या रहेगा, बस कलकत्ता तक ही रहेगा, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का पावर कलकत्ता तक ही रहेगा। और पब्लिक सर्वेंट्स को बोल दिया गया, जो सरकारी नौकर थे उनको बोला गया भाई तुम कुछ भी काम करोगे, सरकारी ड्यूटी पे रहते हुए तो आपको फ्री, मतलब आपको कोई जेल में डालेगा नहीं, आपको इम्यूनिटी प्रदान होगी। और इन बोला गया नेटिव्स को, ये बोला गया नेटिव्स को कि भाई आपका रिलीजन को हम क्या करेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे, ठीक है, हमारे आपके रिलीजन में हम जनरली इंटरफेयर नहीं करेंगे, ठीक है, ये बात बोला गया। अब देखो उसके बाद 1784 में एक्ट आया जिसको पिट्स इंडिया एक्ट बोला गया, ठीक है। अब इसमें क्या बोला गया कि इसमें कमर्शियल और पॉलिटिकल, आपका जो व्यापारिक होगा और राजनीतिक होगा, ये हमारा ना फंक्शन कार्य, इसको अलग अलग हम कर देंगे, ठीक है, दोनों अलग होना चाहिए, अच्छे से फंक्शन करनी चाहिए, ठीक है। कौन? ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। यहाँ पर ना कुछ वो बनाया गया, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की, मतलब एक वो बॉडी बनाई गई, और उसमें क्या बोला गया कि भाई आप जो भी कमर्शियल अफेयर होगा उसको अपना रेगुलेट करना। बोर्ड ऑफ कंट्रोल भी बनाया गया, ध्यान रखना ये बनाया जा रहा है और कब इसको ख़त्म भी किया जाएगा ये भी आपको, ठीक है।
पॉलिटिकल अफेयर्स आप ये देखोगे, कौन? बोर्ड ऑफ कंट्रोल वाले ये बोलेंगे कि आप राजनीतिक मामलों को आप देखोगे, अलग अलग बोर्ड बनाया गया। ठीक है, पहली बार ये बोला गया ईस्ट इंडिया कंपनी को कि भाई ये ब्रिटिश पोसेसन, आप जो ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में हो ना, तो ये किसके अंडर में कंट्रोल में हो? ब्रिटिश, ब्रिटिश, ये आपको याद रखना है। ठीक है, बार बार याद दिलाया जाएगा, हमसे बड़े नहीं हो। ठीक है, एंडेड यहाँ पर क्या कर दिया गया, नहीं सॉरी, हाँ ये तो हम थोड़ा इधर आ गए। हाँ, अब अगला है हमारा 1813 एक्ट। ये बड़ा इंपॉर्टेंट, आप याद रखना। इसमें तीन बातें इंपॉर्टेंट है, दो बातें ही बेसिकली, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। पहली बात, इसमें क्रिश्चियन मिशनरी को अलाउ कर दिया गया, आप आओ इंडिया में खूब रिलीजन का प्रचार करो। इस वजह से बहुत सारे रिलीजियस मिशनरीज आए इंडिया में, और इंडियन इससे भी नाराज थे काफ़ी ब्रिटिश से कि भाई तुम अपना रिलीजन हमें हमें कन्वर्ट करना चाह रहे हो। ठीक है, 1 लाख रुपए बोल दिया गया कि भाई हम एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए देंगे, हालांकि रियलिटी में तो इन्होंने दिया नहीं। ठीक है, अब क्या था, असर्टेड एक्सप्लिटिव ब्रिटिश सोवरेनिटी बोल दिया गया कि भाई ये ब्रिटिश सोवरेनिटी, हम हमारे जो ब्रिटिश के इंडिया इंडिया जो है ये ब्रिटिश के अंडर में ही है, हमारा सुप्रीम कंट्रोल है इसके ऊपर। छोटे मोटे वो कर दिए गए भलाई के काम, क्या बोला गया भाई, एम्पावर्ड लोकल, उसको बोल दिया गया आप टैक्सेस लगा लेना। ठीक है, ये चीज़ें हैं। लेकिन 1800 उसमें 1813 वाले एक्ट में एक बड़ा इंपॉर्टेंट ये भी काम हुआ कि जो ये पहले क्या था कि ईस्ट जो भी इंडिया से ट्रेड कोई करेगा, तो ठीक है, वो कौन ट्रेड करेगा? सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी ही ट्रेड करेगी और कोई नहीं कर पाएगा। लेकिन मैंने अभी आपको पहले स्टार्टिंग में बताया था कि ब्रिटिशर्स जो थे पार्लियामेंट में बार बार दबाव डाल रहे थे सरकार को कि भाई हमें भी ट्रेड करने के लिए परमिशन चाहिए। उन्होंने अपनी कंपनी भी अलग बना दी, बाद में उन कंपनी को इससे मिलाया गया, ईस्ट इंडिया कंपनी में समझौता आपस में करवा दिया गया। ठीक है, तो जो मोनोपोली था वो इंडिया से चाय में वो खत्म कर दिया गया। ठीक है, अब कोई भी ट्रेड कर सकता था, लेकिन चाइना से वो रहने दिया गया वैसे ही। ठीक है, चाइना से खत्म नहीं हुआ था, अभी ये बात ध्यान रखना आप। चलो हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हमारा चार्टर एक्ट ऑफ 1833 में जैसे ये है अल्टीमेट सेंट्रलाइजेशन। यहाँ पर ये है कि इसके बाद ना हम देखो, हम पढ़ते थे यहाँ तक 73 से स्टार्ट हुआ, 1813 में होगा हमारा। इसके बाद तो हम सीधे सेंट्रलाइजेशन से सीधे डिसेंट्रलाइजेशन की तरफ हम जाएंगे। कंडीशन आगे चेंज होती चलेगी। यहाँ पर बोल दिया गया भाई गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल क्या बनेगा? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कहलाएगा। ठीक है, सारा मिलिट्री और सिविल पावर उसको दे दिया गया। ठीक है, और बॉम्बे को क्या किया गया? बॉम्बे मद्रास, इनको इनके जो कानून बनाने के अधिकार थे उनको ले लिया गया, उनसे खत्म कर दिया गया। सुप्रीम पावर कौन होगा? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, वही होगा सुप्रीम पावर। ठीक है, कमर्शियल जो रोल था इसका ईस्ट इंडिया कंपनी का खत्म कर दिया गया। अब उसको टोटली एक क्या बना दिया गया? प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गन, जो सिर्फ क्या करेगी? एडमिनिस्ट्रेशन का काम देखेगी। अब ठीक है, यहाँ पर सिविल सर्विसेज एग्जाम को बोला गया कि भाई इंडियंस के लिए क्या कर दिया गया? ओपन करेंगे। लेकिन बहुत सारे ब्रिटिशर्स जैसे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर बैठे हैं भाई, उनको लगा कि क्या ऐसे कैसे इंडियन हमारे बराबरी पे आ जाएंगे। नहीं, विरोध इतना ज़्यादा किया कि इसको वापस इसको होल्ड करना पड़ा। ठीक है, होल्ड करना पड़ा। फिर उसके बाद अब ये हमने पढ़ा, गवर्नर जनरल बन गया। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल क्या बन गया? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। और पहला गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिक था। ठीक है, अब यहाँ पर ठीक है, अच्छा ये जो अभी इंडियंस को यहाँ रोक दिया गया, आगे चल के उनको उनकी अगले एक्ट में उनकी एंट्री भी मिल जाएगी। ठीक है, यहाँ पे अब ये जो इम्पोर्टेंट है, ये पॉइंट है, ध्यान रखना है कि सेपरेटेड लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव फंक्शन, जो मतलब कानून बनाने का अधिकार और कानून का पालन करवाने का अधिकार, दोनों का अलग अलग हो जाएगा। ठीक है, 6 नए लेजिस्लेटिव काउंसिलर बनाए गए, लेजिस्लेटिव काउंसिल बॉडी बनाई गई। ठीक है, अब यहाँ पे लेजिस्लेटिव काउंसिल वो ब्रिटिश मिनी पार्लियामेंट की तरह ये फंक्शन करेगा। यहाँ पे ओपन कॉम्पिटेटिव सिस्टम ओपन कर दिया गया फाइनली। और यहाँ पर एक मैकेवेली कमेटी 1854 में आई थी, जिसने रिकमेंड ये सलाह दिया था कि इंडियंस को भी इसमें शामिल कर लिया जाए, इसमें नहीं तो ज़्यादा दिन तक उनको हम रख नहीं पाएंगे। वेट ए मिनट,
ठीक है, हाँ लेट्स कंटिन्यू, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। तो एक्सटेंडेड इसमें क्या हो गया भाई, एक्सटेंडेड कंपनी रूल इनडेफिनेटली, ऐसे जैसे 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी बनी थी तो बोला गया था कि भाई आपको हम ना 20 साल के लिए हम, सॉरी 20 साल के लिए हम परमिशन देते हैं ट्रेड करना, लेकिन यहाँ पर ये बोल दिया गया कि भाई चलो अब अनिश्चित काल तक आप ट्रेड करते रहो। ठीक है, तो यहाँ पे हाँ 1853 में अब यहाँ पर लोकल रिप्रेजेंटेशन, लोकल्स को भी अब यहाँ पर सत्ता में भागीदार बनाया जाने लगा। ठीक है, आउट ऑफ 6 मेंबर, जो 6 मेंबर होंगे जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव में काउंसिल में 6 मेंबर होंगे, उसमें से 4 प्रोविंसेस से अपॉइंट किए जाएंगे। बॉम्बे, मद्रास, बंगाल और आगरा, यहाँ से इनको वो किया जाएगा। ये हिस्टोरिकल शिफ्ट था। क्यों हिस्टोरिकल शिफ्ट था? क्योंकि द सेपरेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव ब्रांचेज इज द एक्चुअल सीड ऑफ इंडियाज मॉडर्न पार्लियामेंट्री सिस्टम। आज भी हमारे इंडिया में हम देखेंगे कि भाई क्या है कि सेपरेशन ऑफ पावर पार्लियामेंट्री सिस्टम में इम्पोर्टेंट है। 1858 का एक्ट जो है, इसको एक्ट ऑफ गुड गवर्नेंस कहा गया ब्रिटिशर्स से। रियल में क्या था हम सबको पता ही है। इसमें डायरेक्ट क्राउन रूल, क्योंकि 1857 में इतना ज़्यादा मिसमैनेजमेंट और हुआ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से कि अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ इतना ज़्यादा गुस्सा हो गया, ब्रिटिशर्स को नुकसान भी बहुत ज़्यादा हुआ और बदनामी भी बहुत ज़्यादा हुई। तो इसलिए इसको क्या किया गया, फाइनली बोला गया कि भाई चलो अब ख़त्म कर देते हैं, तुम्हारे बस की बात नहीं है भैया, अब हम हमारी महारानी है वही अब चलाएंगी सत्ता। ठीक है, और महारानी किसके थ्रू सत्ता चलाएंगी? तो यहाँ पर एक वॉयसराय को भेजा जाएगा, और वॉयसराय कौन होगा भाई? वो एजेंट होगा। किसका एजेंट होगा? ब्रिटिश क्राउन का। ठीक है, ब्रिटिश क्राउन, महारानी महाराजा जो भी होंगे उनका एजेंट होगा, और यही सारा रिपोर्ट क्या करेगा? इनको ही करेगा। ठीक है, और यहाँ पर जो है एंड कर दिया गया कि ड्यूल गवर्नमेंट, जो याद करो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कमर्शियल, उसके लिए कॉन्सेप्ट के थ्रू स्थापित किया गया था, याद करो। इसलिए मैंने बोला था ध्यान रखना आप ये कहाँ पर खत्म होगा। ठीक है, तो ये क्या कर दिया गया? खत्म कर दिया गया, एंड कर दिया गया। एक नया ऑफिस बनाया गया, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, उसको काफ़ी ज़्यादा पावर दी गई। 15 मेंबर की एक एडवाइजरी काउंसिल की बॉडी बनाई गई। ठीक है, और पहला जो हमारा यहाँ पर पहला हमारा लॉर्ड कैनिंग फर्स्ट वायसराय बना। नाउ वी आर कमिंग टू 1861 सॉरी 1861। तो यहाँ पर क्या है, पहली बार, अब याद रखना कि ये अगर ऐसे क्वेश्चन आ सकता है कि भाई कब कौन से एक्ट के थ्रू पहली बार जो है लोकल रिप्रेजेंटेशन दिया गया, तो हमारा ये है, ये एक्ट होगा। ठीक है, अब लॉर्ड कैनिंग, ठीक है, लॉर्ड कैनिंग नॉमिनेटेड 3 इंडियंस, इसने लॉर्ड कैनिंग ने अपनी शक्तियों को यूज करके 3 इंडियंस को नॉमिनेट किया था। बनारस का राजा था, महाराजा पटियाला का था, और सर दिनकर राव, ये जो तीनों लॉयर हुआ करते थे ब्रिटिशर्स के। ठीक है, इसने पलट ही दिया। 1833 में जो सेंट्रलाइज एक्ट था उसको पलट के अब डिसेंट्रलाइजेशन यहाँ पर हो गया, और बॉम्बे और मद्रास को बोल दिया गया कि भाई तुम्हारी सारी पावर, तुम्हारे पावर को हम लौटा देते हैं। ठीक है, अब तुम अपना इंडिपेंडेंटली काम करो। फॉर्मली रिकॉग्नाइज्ड पोर्टफोलियो सिस्टम, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, मेन जान है इसका कि पोर्टफोलियो सिस्टम इसी से इंट्रोड्यूस किया गया, मिनिस्टर्स वगैरह बनाए जाएंगे। ठीक है, ऑर्डिनेंस इशू करना, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। ऑर्डिनेंस इशू, कौन से एक्ट के थ्रू ऑर्डिनेंस इशू किया गया या किया जाने का पावर दिया गया वायसराय को? तो ये था हमारा 1861। अब 1892, इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, 2 ही बातें याद आपको रखनी है। आप याद रखो कि 1885 में कांग्रेस को क्या कर दिया गया? कांग्रेस एस्टैब्लिश किया गया। पढ़े लिखे लोग भाई अब जाके हाथ फैला के भीख मांगे, बेगिंग इंस्टीट्यूशन कहते भी थे ना, कौन कहता था? तो भाई यहाँ पर बोला जाएगा कि चलो नॉन ऑफिशियल मेंबर को हम इंडियंस को बढ़ा देंगे। ठीक है, फाइनेंस आप बजट डिस्कस कर लेना। ठीक है, ये इलेक्शन जो होगा वो इनडायरेक्ट होगा, हम नॉमिनेट कर देंगे। ठीक है, डायरेक्टली नहीं होगा। ये सारी बात होगी, ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं। आगे बढ़ते हैं। 1909, ये इंपॉर्टेंट है, मॉडल मिंटो रिफॉर्म कहा जाता था। ठीक है, क्यों कहा जाता था? यहाँ पर जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में जो है, ये काफ़ी ज़्यादा इसको इंक्रीज करके बड़ा कर दिया गया। 16 लोग पहले हुआ करते थे, अब 60 बोल दिया गया, 60 लोग होंगे। लेकिन अभी भी जो है मेजोरिटी सेंट्रल की मेजोरिटी में ब्रिटिशर्स ही होंगे, लेकिन नॉन ऑफिशियल मेजोरिटी
जो नॉन ऑफिशियल उसमें प्रोविंसेज में जो छोटे छोटे जो प्रोविंसेज बम्बई मद्रास वो होंगे बंगाल, वहाँ पर क्या चलेगा, नॉन ऑफिशियल मेजोरिटी चलेगा। वहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है भाई, तुम प्रोविंसेज में रूल करो, सेंटर में हम रहेंगे। देख रहे हो ना सेंटर कितना पावरफुल है, हर हर रोज ईडी सीबीआई यही होता है। अलाउड मेंबर्स टू आस्क सप्लीमेंट्री क्वेश्चन आप पूछ सकते हो, उस समय भी पूछा जा सकता था। सत्येंद्र नाथ सिन्हा, इनको बना दिया गया पहला फर्स्ट इंडियन लॉ, ठीक है, एग्जीक्यूटिव एज ए लॉ मेंबर थे, फर्स्ट मेंबर इंडिया इसके बन गए, हमारे एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबर बने। तो ये पूछा जा सकता है कौन से एक्ट के थ्रू ये हुआ, ठीक है। अब ये हम आते हैं भाई 1909 में। हाँ, यहाँ पर सेपरेट मुस्लिमों के लिए अलग से जो है, उनको मुस्लिमों को मुस्लिम ही वोट दे के चूज करेंगे, सेपरेट इलेक्टोरेट इसको बोला जाता था, जिसने आगे चल के क्या है टू नेशन थ्योरी को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किया। तो इसको हालांकि 1909 और भी बहुत सारे रीजन थे। मिंटो को कहा जाता है फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट। डब्ल्यू हंटर ने भी एक बुक लिखी थी जिसका नाम था इंडियन मुस्लिम। सब ये वही काम कर रहे थे, डिवाइड वगैरह हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 1919 ये है मॉन्टेग चैम्सफोर्ड रिफॉर्म। हालांकि 1917 में ही ये पास हो गया था, ध्यान रखना, आप कहीं बोलेगा एग्जाम करने कहीं आ जाए कि नहीं ये तो भैया हम 1919 में पढ़ रहे हैं, 1917 गलत नहीं सही होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या कर दिया गया, सेपरेट अलग अलग सेंट्रल और प्रोविंशियल सब्जेक्ट, सेंटर में अलग जो प्रोविंस सब्जेक्ट होंगे उस पर कानून बनाएंगे भाई, सेंटर वाला अलग बनाएगा अपना और प्रोविंस वाला अपना अलग बनाएगा, दोनों इंटरफेयर नहीं करेंगे। डायरकी इसीलिए इंट्रोड्यूस किया गया, बोल दिया गया भाई कि आप ट्रांसपोर्ट में सब्जेक्ट में सब एरियाज को डिवाइड कर दिया गया। बाई कैमरलिज्म, द्विसदनीय ये लागू कर दिया गया, ठीक है, अपर और लोअर हाउसेज। डायरेक्ट इलेक्शन था, इंपॉर्टेंट बात यह है डायरेक्ट इलेक्शन था, पहली बार हुआ। 3 में से 6 जो मेंबर होंगे वो इंडियंस होंगे, धीरे धीरे इंडियंस की एंट्री हो रही है। अब यहाँ पर क्या कर दिया गया, जो पहले 1909 वाले एक्ट में जहाँ पर मुस्लिम्स को सेपरेट इलेक्टोरेट का राइट दिया गया, यहाँ पर सिखों को, क्रिश्चियंस, एंग्लो इंडियंस, यूरोपियंस को भी शामिल कर लिया गया, ठीक है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट इट वाज आस्क्ड इन प्रीवियस बीपीएससी प्री एग्जाम कि हाई कमिश्नर इन लंदन कौन से उसके एक्ट के थ्रू एस्टैब्लिश हुआ, तो स्थापित हुआ इसके थ्रू हुआ, ठीक है, 1919 के एक्ट के थ्रू। पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएससी, ठीक है, ये एस्टैब्लिश किया गया 1916 एक्ट के थ्रू। सेपरेटेड क्या कर दिया, अलग कर दिया गया भाई, सेंट्रल और प्रोविंशियल बजट अलग अलग हो। हमारे पास इतना टाइम थोड़ी ना कि हम छोटे छोटे उसके लिए हम भी इंटरफेयर करें, ठीक है। हर 10 साल में एक वो कमीशन बना के और रिव्यू किया जाएगा कि भाई इंडिया में सरकार या कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम अच्छे से चल रहा है या नहीं। तो इसके हिसाब से 1919 के हिसाब से 1929 में लागू किया जाना था, आना था, 10 साल में कमीशन आके देखने वाला था, लेकिन 2 साल पहले ही ये लागू हो गया, एक कमीशन आ गया, ठीक है। और वो कमीशन कौन सा था, साइमन, है ना, साइमन गो बैक नारे लगा रहे थे, है ना। आज की कंडीशन तो ऐसी हो रखी है कि भैया बुलाना पड़ेगा साइमन कम बैक, तभी हमारा डेवलपमेंट हो पाए, ठीक है। 7 मेंबर थे सारे लोग, इसमें क्या थे, वाइट फेमस कम्युनिटी ये थे, सब लोग इंडियंस नाराज थे। लाला लाजपत राय भी उस प्रोटेस्ट में गए, इसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट करने। लाठी क्लब के फाउंडिंग मेंबर थे, क्लब उन्होंने बनाया था लाठी क्लब, ठीक है। लाठी वाठी चार्ज हो गया उनके ऊपर, उनकी डेथ हो गई, ठीक है। उन्हीं का बदला लेने के लिए भगत सिंह ने क्या किया, जिस पुलिस कमिश्नर ने गोली चलवाई थी उसको मार दिया, ठीक है। लाहौर कंस्पिरेसी इसलिए कहा जाता है, उनके गुरु माने जाते थे भगत सिंह। सारे पार्टी ने बॉयकॉट किया, हालांकि ऑल पार्टीज नॉट बॉयकॉटेड इट। ये कीप इन माइंड दैट कि जो साउथ इंडिया में जस्टिस पार्टी ने नहीं बॉयकॉट किया, क्योंकि उनको लगा कि सभी भाई ये ब्राह्मण्स ही हैं, ये प्रोटेस्ट करने वाले, हम बैकवर्ड के पास कोई राइट नहीं है, हम इसको सपोर्ट करेंगे साइमन कमीशन को। तो ये स्टेटमेंट आपको ध्यान रखना है। रिपोर्ट, ठीक है, इन 1930 इसने क्या रिकमेंड किया भैया कि अब ख़त्म कर दो, क्या प्रोविंस में जो है डायरकी लाने का फ़ायदा नहीं है, कम्युनल इलेक्शन लागू रहने ही दो, ठीक है। एक ऑल इंडिया फेडरेशन बनाया जाएगा, जो 1935 अगले वाले एक्ट में आ जाएगा। 1932 में क्या हुआ, यह मैकडोनल्ड ने ये घोषणा कर दिया कि हम अब क्या करते हैं, सेपरेट इलेक्टोरेट्स क्या कर देते हैं, हम लागू कर देते हैं। क्योंकि BR अम्बेडकर जी चले गए थे तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, ठीक है। और उसी थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में उसी में
क्या हुआ था, ये डिसीजन लिया गया और गांधी जी को बड़ा आघात पहुंचा और यरगोदा जेल में चले गए भूख हड़ताल पर। हालात उनकी खतरनाक ना हो जाए, डेथ ना हो जाए, बी आर अम्बेडकर जी से अपील किया गया, आइए आप इनको इनकी जान बचा लीजिए। तब जाके दोनों के बीच में एग्रीमेंट हुआ, उसी एग्रीमेंट को पूना पैक्ट कहा जाता है, ठीक है। जिसकी वजह से जॉइंट इलेक्टोरेट का क्या है, बी आर अम्बेडकर जी ने क्या कर दिया, बोला चलो भाई हम इसको वो करते हैं, लेकिन सेंट्रल हम असेंबली में सीटें कुछ रिजर्व कर दी गई, ठीक है। ये चीज 1935 एक्ट, जिसको मिनी पार्लियामेंट के रूप में भी कहा जाता था, ठीक है भैया। ऑल इंडिया फेडरेशन बोला गया, एक ऑल इंडिया फेडरेशन बनाया जाएगा, लेकिन हालांकि ये कभी रियल में लागू नहीं हो पाए। क्यों लागू नहीं हो पाए? क्योंकि यहाँ पर राजा रजवाड़ों ने, प्रिंसेज ने आने से मना कर दिया, हमारी पावर कम हो जाएगी इसलिए। 3 लिस्ट में डिवाइड किया गया फेडरल। सब्जेक्ट कितने कितने ये भी ध्यान रखना भैया, आजकल बहुत फैक्चुअल एग्जाम होता जा रहा है। फेडरल, प्रोविंशियल, कॉन्करेंट, ठीक है। वॉइसराय सबका सर्वे सर्वा मालिक था। यहाँ पर बोल दिया गया यार प्रोविंशियल को खत्म, प्रोविंशियल जो है डायरकी खत्म ही करो और सेंटर में लागू कर दो, ठीक है। ये हुआ, लेकिन हालांकि रियली में लागू नहीं हुआ। बाइकैमरलिज्म अब 11 में से 6 प्रोविंसेस में आ चुका था। आरबीआई, हमारे जो आरबीआई है जो बड़ा सोना बेच रही है आजकल, ठीक है, उसको स्टैब्लिश यही किया गया इसमें 1935 के एक्ट में, ठीक है। एक फेडरल कोड भी बनाया गया 1937 में, याद रखना, ठीक है। ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन भी यहीं पे हमारा लागू हुआ। अगला देखते हैं। अब हमारा लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज 1947 एक्ट, ठीक है। 71st बीपीएससी में सवाल भी आया था। कैसे गलत हुआ, बहुत सारे कुछ कैंडिडेट्स को गलत भी हुआ, कैसे गलत हुआ बताता है। इसने ब्रिटिश हुकूमत को फाइनली ख़त्म किया इंडिया से। इंडिया पार्टीशन, इंडिया का बंटवारा किया जाएगा 2 इंडिया एंड पाकिस्तान में। क्यों? क्योंकि है ना, हमें क्योंकि ना उसमें नॉन ऑफ द अबव भी ऑप्शन था। अब कई लोगों ने सोचा होगा भाई माउंट बेटन प्लान जिस वो 3 जून को लागू हुआ था, उसके तहत प्लान इंडिया वाज टू बी पार्टीशन। तो इसको सोच के द क्वेश्चन दैट वाज मेड रॉन्ग बाय मेनी कैंडिडेट्स। अबॉलिश डायर, ठीक है। क्या कर दिया गया? अबॉलिश वाइसरॉय एंड सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफिस, ठीक है। इन दोनों को खत्म कर दिया गया। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, अब ये सॉवरन बॉडी बन गई भाई, ठीक है। सॉवरन बॉडी का मतलब ये होता है कि भैया अब हमारे पास सारा अधिकार है, हम किसी देश से रिलेशन रखें ना रखें, हमारे पास अधिकार है। प्रिंसिपल स्टेट्स को बोल दिया गया भैया आप या तो ज्वाइन करो या तो फ्री रहो, आपकी मर्जी। और ये लागू रहेगा जब तक कॉन्स्टिट्यूशन बन नहीं जाता, ठीक है। ये आप याद रखना, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। लेकिन माउंट बेटन जब प्लान आया तो बोल दिया भाई मेरी बात सुनो। माउंट बेटन को भेजा इसलिए गया था कि भाई मैक्सिमम इंडिया को यूनाइट करके रखना है। तभी बोल दिया भाई देखो किसी भी राजा रजवाड़ों को अलग नहीं, या तो हिंदुस्तान में रहो पाकिस्तान में रहो, कोई अलग अस्तित्व नहीं है। तो इस तरीके से हमने ये कवर कर लिया। हालांकि हमने 15 मिनट टारगेट रखा था, थोड़ा सा एक्सटेंड हो गया। आई वुड लाइक टू से सॉरी फॉर दैट। नेक्स्ट टाइम वी विल ट्राई टू बी विद इन द prescribed limit. Thank you for watching. Have a good day.